मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस छोटे से वीडियो में। आज का छोटा सा वीडियो जेईई स्पेशल वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे जो बच्चों के मन में सवाल होता है कि अपने 75% क्राइटेरिया को हमें कैसे पूरा करना चाहिए और एनआईएस में कौन सा एग्जाम देना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा उनके पास सवाल होता है कि सर मैंने इस ईयर में एग्जाम दे दिया है, अब क्या मैं एडवांस का पेपर दे सकता हूँ, क्या मैं मेंस का पेपर दे सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। ये तमाम तरह की बातें आती है। सर मैं फिर से अगर 12th देता हूं तो कहीं इलीगल तो नहीं होगा, कहीं लाइफ में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ऐसे बहुत तरह के सवाल बच्चे पूछते रहते हैं, इसलिए स्पेशल वीडियो में हम सारे बच्चों के सवालों के डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, 75% क्राइटेरिया अगर आपको पूरा करना है तो यहाँ पर समझिए सबसे पहली बात तो आपको सिंगल मार्कशीट चाहिए, जो कि जोसा का कहना है। अब हम जब सिंगल मार्कशीट की यहाँ पर बात करते हैं जहां पर आपका कितना 75% विद 5 सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप एनआईएस बोर्ड में आते हैं, एनआईएस बोर्ड में आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा अप्रैल का एग्जाम, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट ईयर अप्रैल में एग्जाम देते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि बहुत आसान तरीके से आप 75% क्राइटेरिया पूरा कर पाएंगे। बट इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले चीज जो यहाँ पर आपको समझना है कि आपको यहाँ लेना है फ्रेश एडमिशन। कभी भी गलती से ऐसा काम मत करना कि आप टीओसी करवा लेना। टीओसी बहुत इमरजेंसी में की जाती है, और अगर आपने इस साल टीओसी करवाई भी तब भी मैं कहता हूं कि जोसा का डेट निकल जाएगा काउंसलिंग का और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं, आपको लगता है सितंबर अक्टूबर तक आपका एडमिशन हो सकता है, तो मैं अभी वीडियो के बाद बता दूंगा। इस वीडियो में थोड़ी देर में वो भी चर्चा कर लूंगा मैं। बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका केस ऐसा होता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे में आपको फ्रेश एडमिशन लेना चाहिए। फ्रेश एडमिशन में फायदा ये होता है कि वहां टीएमए यानी असाइनमेंट के मार्क्स मिलते हैं। वो असाइनमेंट के मार्क्स आपको इंप्रूव करता है, इनहेंस करता है आपके 75% के क्राइटेरिया को पूरा करने में। दूसरा, आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट लेने जो आसान हो, लाइक पेंटिंग आप यहाँ पर ले सकते हैं। पेंटिंग काफी अच्छा स्कोरिंग है यहाँ पे, क्योंकि इसका 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है पेंटिंग का। डेटा एंट्री आप ले सकते हैं। डेटा एंट्री में 60 नंबर का प्रैक्टिकल आपका होता है, 40 नंबर का आपका थ्योरी होता है यहाँ पे। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। फिजिकल एजुकेशन है जो क्या करेंगे, आपके परसेंटेज को इनहेंस करेगा। देखिए ओवरऑल उन्हें 75% चाहिए ना, जिसमें फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, है ना, इंग्लिश आप ले सकते हैं। तो आप एनआईएस की दुनिया में मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो बात ये हो गई कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा 75% पूरा करने का। अब जो विद्यार्थी इसी साल अपनी क्राइटेरिया को पूरा करना चाहते हैं तो देखो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम जून में देते हो तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा, जुलाई एंड तक आएगा। इन केस अगर वो अगस्त चला जाता है तो फिर आप बताओ जोसा काउंसलिंग का डेट रहेगा। अगर आप कहते हो कि हाँ सर मेरा काम हो जाएगा, आप बताओ केवल, तो फिर आप जून के स्टार्टिंग का ऑन डिमांड एग्जाम दे दो और आपका रिजल्ट अगर जुलाई एंड तक आता है और आपका एडमिशन अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, आप एडमिशन ले लो। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन डिमांड का जो सिलेबस होता है वो 100% होता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम में क्या फर्क होता है। तो ऐसे कंडीशन में इतने कम टाइम में 100% सिलेबस को कवर कर पाना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। बट फिर भी आप कहते हो कि नहीं सर मेरा पूरा पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया है, तो दीजिए 75% लाइए। चांसेस कम है वहां पे। चांसेस इसलिए कम नहीं है कि वहां पर चेकिंग खराब होती है ना। चांसेस इसलिए कम है कि समय कम होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, तो बच्चे कवर ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप ऑन डिमांड दे सकते हैं। अक्टूबर तो यूजलेस हो जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी अक्टूबर में देता है मान लो, तो अक्टूबर में तो फ्रेश एडमिशन आपका नहीं होगा। अक्टूबर में वही विद्यार्थी एडमिशन ले जिसका परसेंटेज बहुत अच्छा है कुछ सब्जेक्ट में, लाइक कि आपका एक सब्जेक्ट में 90 है, दूसरे सब्जेक्ट में भी 90 है, और आपको लगता है ये दोनों हम ट्रांसफर करवा लेंगे, बाकी 3 का एग्जाम देंगे, तो वेल एंड गुड, दीजिए अक्टूबर में। बट इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये अक्टूबर वाले में कि आपका सेशन जो रहेगा बैक सेशन रहेगा। यानी अगर आप अक्टूबर के एग्जाम देते हैं तो अक्टूबर से जस्ट पहले जो एग्जाम हुआ है यानी अप्रैल का हुआ है, अप्रैल का जो सेशन होगा वही अक्टूबर का सेशन होगा। और यदि आप नेक्स्ट ईयर अप्रैल में एग्जाम देते हैं तो इससे एक बेनिफिट आपको बताता हूं, आपका सेशन जो होगा यहां पर वो न्यू सेशन आ जाएगा। तो न्यू सेशन आने से कुछ बच्चों को लाभ मिल जाता है। किन बच्चों को लाभ मिलता है, अटेम्प्ट्स की अब बात कर ले। ज्यादातर बच्चों की जो भीड़ है वो उन बच्चों की है जिन्होंने फर्स्ट टाइम 12th दिया था 2025 में, या फर्स्ट टाइम 12th दिया 2026 में।
तो मेरे भाई अगर किसी का 2025 में ही पहली बार एग्जाम है तो कायदे से देखा जाए तो ऑलरेडी 2027 में जेई मेंस का ऑप्शन है उसके पास। और अगर किसी ने पहली बार 2026 में एग्जाम दिया, रिजल्ट खराब हुआ है, तो कायदे से देखा जाए 2026 में अगर नहीं भी दे पाता है तो 27 में वो जेई मेंस भी दे सकता है और एडवांस भी दे सकता है। तो प्रॉब्लम यहां पर पता क्या, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अब जोसा का कहना है कि भाई आपने जब पहली बार 12th के एग्जाम दिया होगा ना, वहां से वो गिनती स्टार्ट करते हैं। भले आपने उस साल जेई के एग्जाम दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको ऐसे समझिए कि जिस बच्चे ने पहली बार 2024 में 12th के एग्जाम दिया है तो 2026 में अगर वो बोर्ड बदल भी लेता है तब भी वो तीसरी बार ही उसकी गिनती मानी जाएगी। सारे मामलों में बहुत सारे बच्चों ने अभी तक जेई का फॉर्म ही नहीं भरा है, तो जब जेई का फॉर्म नहीं भरा है तो नंबर ऑफ टेंट्स पता कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यदि आप 2027 के लिए एडमिशन लेते हैं तो आपके पास 90% चांस है कि टेक्नोलॉजी और चीजें एडवांस नहीं होती है, तो जेई मेंस तो आप दे पाएंगे पर एडवांस कैच कर लेगा। आप एडवांस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो। या जिन बच्चों का अटेम्प्ट खत्म हो गया, ये 3 बार खत्म हो गया, वो भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। बट आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये तो इलीगल हो जाएगा, सर इसमें पकड़े गए तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप अपनी जानकारी अपने तक रखते हैं ना तो मुझे लगता है कि कोई लफड़ा ही नहीं है, और हर बार बच्चे ऐसा करते हैं। बाकी सही और गलत दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब डिसीजन आपका है कि आपको करना क्या है, वो आप देखो। और मुझे पता है 99% बच्चे यही करेंगे। तो सारे डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया, सारी बातें मैंने आपको बता दी। फिर भी मैं कहता हूं एनआईएस की दुनिया में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि मरता क्या ना करता वाला आपकी कहानी है। कुछ भी कहानी बताकर, कुछ भी बोलकर वो चाहते हैं अवल कि उनके यहाँ से आप एडमिशन ले लो। और इसीलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि इसको देखे बिना एनआईएस एडमिशन मत लेना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने उसको देखा है और वो अलर्ट हुए हैं। उसमें कहीं भी किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा और वहां पर आपको पूरा हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा। और लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, एनआईएस में एडमिशन तो ले रहे हो, लेकिन केवल एडमिशन ले लेने से नहीं होगा। एडमिशन के बाद कब क्या कैसे होता है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आपने जो पढ़ा है जेई में दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं भी जेई क्लास देता हूँ, बोर्ड लेवल का भी क्लास देता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं। बट जो एनआईएस का सिलेबस है ना, वो अपना बुक है। तो अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो सकती है। और इसके लिए हमने हर एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया है, कोर्सेस हैं हमारे एप्लीकेशन में है। डिटेल जानकारी के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कोई डाउट हो तो यहाँ से आप संपर्क कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।